देखो, तो हम लोगों ने बेसिकली कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ा था कि डिगिंग हो गई थी, अर्थ में से वो पत्थर निकाल लिया था, उसे पीस लिया था। पीसने को बोलते हैं पल्वराइजेशन। पीसने के दो तरीके थे, स्टैम्प पेल से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद हमने क्या कर दिया था, छोटे छोटे, कोई कम लग रहा है, कौन लग रहा है? अरे अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ऐसा नहीं लगता आप पागल को बढ़ा रहे हो, ये आप तो सुधर गए। ओह थैंक यू मैम, वरना मैं सुधर गए मतलब पहले नहीं सुधरने की बात नहीं आई थी, तो धीरे धीरे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना, तो तुम्हें चीजें समझ अच्छे से आ जाती है। स्टार्टिंग में जब तुम आए थे तो मैं आता पता कुछ था, मैं कुछ बोल रही ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो मुझे लगता था कि यार ये कैसे डाउट पूछ रहे हैं। तो अभी तो तुम अपना हमारे बेसिक स्ट्रांग हो, देखा मेरे साथ रहने का फायदा। चलो और ना अपने प्रयोग करेंगे थोड़ा सा आप कितने सोने की बात हाँ, जैसे मुझे अगर कोई नहीं उठाएगा तो मैं 11 बजे पहले नहीं उठूंगी, हाँ उठना पड़ जाता है, जैसे मेरी क्लास क्या खाते हो? मैं नींद में जगने की कोशिश, क्या जगने की कोशिश सुनो, अब हम करेंगे आज शॉर्ट जगने को लाइट, आज में लाइट नहीं मिला, मुझे कम लग रहा है मेरी आई प्रेशर बढ़ रहा है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं तो क्या था, मैं बिजली जला रही हूँ तो कह रहा बंद कर दो। चल सुनो, अब यहाँ पे शॉर्ट प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है बेटा, ध्यान सुनो, वेरिफिकेशन प्रोसेस राइट। वेरिफिकेशन क्या होती है? प्योरिफिकेशन। हम अपने स्पेलिंग में एरर नहीं ठीक है, हाँ मैं आज बनाऊंगी, कल कौन सा मैं काम करता हूँ कल, तो रेगुलर टॉकिंग अबाउट द वेरिफिकेशन बहुत नहीं सीख ऐसे की बहुत बात पता है, मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ, ये बीच में आ गई, ये रोड पे खड़े रहते हैं समझ जाओ, चलो हम भी समझ नहीं यार, हाँ ये आप यार ये भी समझते सर, मैं भी समझती हूँ ये लड़के समझते ठीक है, चलो अब चल यार आगे टाइम 10 मिनट और तुम्हारा सुन हाँ ये परेशान तू बैठ जाओ तो नहीं है प्लीज अच्छा अब मुझे गुस्सा आ रहा है अब नहीं अब वेरिफिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। कल हमने पढ़ा था कि अगर हमने अर्थ से कोई पत्थर निकाला और वो पत्थर बेटा ऑक्साइड और बन गया या कार्बोनेट और बन गया, तो उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि जो इनका ओर होता है वो हल्का होता है, सॉरी जो ओर होता है वो भारी होता है, और जो उनकी इम्प्योरिटीज होती है वो हल्की होती है। ये सीखा था हम लोगों ने। तो अगर इम्प्योरिटी हल्की है और भारी है, तो हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसके 3 नाम बताए थे, दैट वाज ग्रेविटी सेपरेशन। व्हाट इज हैपनिंग यार, शांति रखो यार प्लीज, थोड़ी देर के लिए प्लीज, अब मजाक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पानी आएगा और पानी आएगा, यहाँ पे हमने आपको अगर याद हो तो पाउडर्ड इम्प्योर ओर डाल दिया, यस और नो। तो उस पानी के साथ, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था गेहूं धोने का, कि गेहूं जब आप धोते हो तो उसका जो हस्क होता है या जो भी लाइटर इम्प्योरिटीज होती है वो पानी के साथ बहती है, ऐसी पानी के साथ इम्प्योरिटीज बह जाती है बेटा, और जो भारी और पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, इसका नाम था लेविगेशन या फ्रॉथ या ग्रेविटी को नीचे की तरफ खींचती है, hence the name gravity separation. So that was one method, yes or no, right? Second method आता है बेटा, that is called as the froth flotation process. What is it called?
froth flotation process. Now, what exactly happens in this? देखो समझ आ गई ना कि तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम मेथड चूज करते हैं. ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के आप हाइड्रोलिक वॉशिंग लगा दोगे या किसी को भी उठा के आप फ्रॉथ फ्लोटेशन लगा दोगे. नहीं. अगर आपने देखा कि आपको अर्थ के नीचे से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है विच इज कैल्शियम. कैल्शियम मुझे अर्थ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है या कैल्शियम मुझे अर्थ के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहा है. तो बेटा उसमें हम हाइड्रोलिक वॉशिंग ही लगाएंगे. कि कार्बोनेट ओर या ऑक्साइड ओर एक कैसी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि वो भारी होते हैं और उनकी इम्प्योरिटी हल्की होती है. पर सारे ओर्स में ऐसा नहीं होता. अब मान लो आप ढूंढने चले कैल्शियम और अर्थ के नीचे तुम्हें कैल्शियम मिला तो सही पर सल्फर से जुड़ा हुआ मिला. मतलब तुम्हें जो पत्थर मिला वो तुम्हें कैल्शियम सल्फाइड का मिला बेटा. तुम्हें कैल्शियम सल्फाइड का मिला CS. कैल्शियम का वैलेंसी +2, सल्फर का वैलेंसी -2. तो कैल्शियम सल्फाइड मिला. अब जितने भी सल्फाइड और होंगे मान लीजिए जिंक सल्फाइड है बेटा जिंक +2 S-2. मान लीजिए क्या बनेगा ZNS. मान लीजिए कॉपर सल्फाइड मिला COS. तो माय पॉइंट इज कि कोई भी मेटल ढूंढने चले और अर्थ के नीचे बेटा वो मेटल मुझे सल्फाइड की फॉर्म में मिल गया तो मैं क्या बोलूंगी कि ये भाई सल्फाइड और मिल गया. पत्थर मिल गया. बाहर वाली इम्प्योरिटीज को क्या बोलते थे बोलो. तो उसको पानी से धो देंगे तो मिट्टी छोटे मोटे पौधे वौधे सब हट गए. तो आपका बाहर से पत्थर साफ होकर सुखा लिया उसको पीस लिया. अब पीस के लेकिन जो अंदर इम्प्योरिटीज है वो तो है ना. तो वो जो इम्प्योरिटीज है वो बेटा कौन है उनको हमें सफाई करनी है. तो वो ZNS अभी कैसा है इम्प्योर. समझ आ गई. अब लेकिन क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि इनको जैसे तुम पानी में कभी तुमने वो देखा है मार्केट वहां जाते हो बाल कटवाने जाते हो तो भाई काले रंग का एक कपड़ा सा बांधता है तुम्हारे. वो नायलॉन का कपड़ा सा होता है उसमें पानी डालोगे ऐसे पूछोगे पानी अपने आप चला जाएगा 2 मिनट में सूख भी जाएगा. वो कपड़ा ऐसा होता है जो बहुत जल्दी एब्सॉर्ब नहीं करता. बहुत जल्दी कपड़ा बहुत जल्दी पानी एब्सॉर्ब नहीं करता. ऐसा नो. तो ऐसे ही आपके बेटा सल्फाइड ओर्स होते हैं. सल्फाइड ओर्स इस कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं जिन पे पानी पड़ भी जाएगा ना तो वो ऑलमोस्ट सूखे रहते हैं. तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट दे आर नॉट वेटेड बाय वाटर. के पानी से भीगते नहीं है. पानी में लगे पड़े जरूर रहेंगे पर जैसे ही आप इन्हें पानी से बाहर निकालोगे दे वुड बिकम एज ड्राई एज पॉसिबल. समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ. तो सल्फाइड ओर्स पानी में भीगते नहीं है पर जो सल्फाइड ओर्स की इम्प्योरिटीज है वो पानी को लिटरली एब्सॉर्ब कर लेती है और सूखने में बड़ा टाइम लगाती है. क्या मेरी बात समझ आ रही है. तो लिखो इस बात को. द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फाइड ओर. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फाइड ओर बेटा. दैट सल्फाइड ओर्स नॉट गेट वेटेड बाय वाटर बट impurities but impurities gets वेटेड बाय वाटर. तो उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो पानी से भीग जाती बट द इम्प्योरिटीज गेट्स वेटेड विद वाटर. इम्प्योरिटीज जो बाहर होती है जो हमारी किसी काम की मतलब उसमें जो फास्फोरस है. अब देख मेरे को मिला सल्फाइड तो मेरे लिए पूरा जिंक सल्फाइड निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जिंक सल्फाइड प्योर मिल जाएगा तो उसमें से जिंक निकालूंगी. तो जिंक सल्फाइड में सब काम का है एक्सेप्ट फास्फोरस जो कोई एक्स्ट्रा होगा एक्सेप्ट कार्बोनेट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड सो. क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको. माय पॉइंट हियर इज कि सल्फाइड ओर्स डू नॉट गेट वेटेड बाय वाटर बट द इम्प्योरिटीज गेट वेटेड बाय वाटर. तो फिर सल्फाइड ओर बेटा किससे भीगता है. आप देखो उस कपड़े पे अगर आप तेल डाल दोगे ऑयल तो ऑयल का निशान हटने में बड़ा टाइम लगता है. तो नायलॉन जो है वो पानी से भले ही ना भीगे पानी भले ही उसमें डाल के निकाल दोगे तो 1 मिनट में सूख जाएगा लेकिन अगर तेल डाल दोगे बेटा तो तेल का निशान उस पर बहुत सॉलिड तरीके से जम जाता है. तो माय पॉइंट हियर इज कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से सल्फाइड ओर्स गेट वेटेड बाय पाइन ट्री. सबको पता है उसी ट्री का पाइन ट्री का जो ऑयल होता है दैट इज पाइन.
समझ आ गई। और पाइन ऑयल की एक खास बात होती है बेटा कि ये झाग बनाता है, समझ आई, ये बहुत लाइट और बहुत ज्यादा झाग बनाता है। और झाग को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फ्रॉथ, झाग को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉथ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? राइट। सो पाइन ऑयल गेट्स वेटेड, बेसिकली सल्फाइड ओट्स किससे चिपक जाते हैं? पाइन ऑयल से। और पाइन ऑयल से जब चिपक जाते हैं तो पाइन ऑयल को हम कुछ करते हैं जिससे कि वो झाग बनाता है, झाग इन इंग्लिश इज कॉल्ड फ्रॉथ, समझ आई। और झाग आपको पता है, जैसे कभी जैसे मान लो वो होता है ना, क्या कहते हैं, पानी में मशीन में कपड़े धोते हो तो नया नया जब सर्फ डालते हो, मान लो तुमने उसमें कपड़े नहीं डाले, तो जब सर्फ घूमता है घूमता है घूमता है तो झाग बन के ऊपर फ्लोट करते हैं, तो इस शैम्पू में भी होता है। तो वही काम इसमें है, झाग बनाएंगे और झाग बना के वो सरफेस पे फ्लोट करने शुरू करेंगे। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ आई? अभी मैं तो ऐसे ही करूंगी, तो मैं तो ऐसे ही करूंगी और ये एकदम से मेरे मुंह के सामने आ गया और ऐसे देखो। अब सुन लो, तो पाइन ऑयल बेटा देखो मेरी बात सुनो, जैसे सरसों का तेल होता है घर में, सबने देखा है सरसों का तेल, ओले का तेल, उसमें झाग नहीं बनते ज्यादा, समझ रहे हो। लेकिन कुछ कुछ ऑयल्स में झाग बनते हैं, समझ रहे हो। तो अब जैसे मैं बताऊं आपको, अच्छी क्वालिटी का जो सरसों का तेल भी होगा ना उसमें भी झाग नहीं बनेगा। लेकिन आप बाबा रामदेव का, भगवान, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, वैसे कोई भी आप अच्छी खराब क्वालिटी का अगर तेल लेके आओगे तो उसमें झाग बनेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता, ठीक है। उसमें झाग हाँ बनते हैं, उसमें बनते हैं, मतलब वो हाँ वो खराब, दैट इज नॉट गुड क्वालिटी। अच्छे अगर प्योर क्वालिटी का जो ऑयल होता है बेटा उसमें झाग नहीं बनता, समझ आ रही है। लेकिन पाइन ऑयल एक अलग टाइप का ऑयल है जिसमें झाग बनते हैं, प्योर फॉर्म में भी उसमें झाग बनते हैं। सो दिस इज अ स्पेशल ऑयल विच हैज अ कैपेसिटी टू फॉर्म अ लॉट ऑफ फ्रॉथ, समझ आई। और सल्फाइड ओर्स जो होते हैं ना बेटा वो पाइन ऑयल से ही चिपकते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से। तो इसमें करते क्या है बेटा, इसमें हम, क्योंकि हमने पत्थर तो पीस लिया, अब उस पत्थर में इम्प्योरिटी भी आ गई। अब हम कर क्या रहे हैं, एक बड़ा सा टैंक लेंगे, ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। एक बड़ा सा टैंक लेंगे, इस बड़े से टैंक में बेटा पानी डाल दे, सुन लो, इस बड़े से टैंक में डालते हैं पानी, सुनते जाना सिर्फ। साथ में इस बड़े से टैंक में मिलाते हैं पाइन ऑयल, और एक प्रकार का मिलाते हैं एक स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर समझ बताते हैं। साथ में इसमें हम डाल देते हैं हमारा पाउडर्ड इम्प्योर ओर, जिसमें हमारी कुछ काम की इम्प्योरिटीज भी है और हमारा रिक्वायर्ड ओर भी है। जैसे जिंक सल्फाइड हम ढूंढ रहे हैं प्योर फॉर्म में, जिंक सल्फाइड हम ढूंढ रहे हैं प्योर फॉर्म में, लेकिन अभी जो मुझे अर्थ के नीचे से पत्थर मिला है उसमें भी जिंक सल्फाइड है, पर वो है इम्प्योर फॉर्म में। अब हो गया बस, बहुत मिला दिया बिहेव वाला फिर समझ आ गई कौन कर रहा है भाई, को कर भाई, सही है। गैंग हाँ गैंग है, इंटरनल गैंग है, समझ आ गई, इंटरनल गैंग। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सी, मिक्सी में तो अंदर से ब्लेड्स होते हैं, इसमें बाहर से एक रॉड डालते हैं। जैसे बांसुरी देखी तुमने कभी, फ्लूट, फ्लूट में छेद होते हैं ना ऐसे, ऐसे उस टाइप के पाइप में छेद होते हैं, और ये यहाँ तक भरा हुआ है बेटा पानी, और इसके इस एंड पे जुड़े होते हैं बेटा दो ब्लेड्स। तो इस प्रकार का ये कुछ सिस्टम होता है, समझ आई। अब यहां से व्हाट डू दे डू, दे बेसिकली पास हॉट एयर, गर्म हवा, ठीक है, यहाँ से दे पास हॉट एयर, समझ आ गई, दिमाग अब चलाओ, ठीक है, ज्यादा मेरा दौड़ता है। चलो, तो हॉट एयर यहाँ से पास कराई, समझ आ गई।
तो हॉट एयर जब यहाँ गई तो अंदर जाएगी और इन यहाँ से हॉट एयर विल सीप यहाँ से बाहर आएगी, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखो कि घरों में भी आप देखो सब्जी बनाते हो, अगर ठंडे पानी पे ऑयल डाल दोगे बेटा, पानी अलग ऑयल अलग, लेकिन घरों में जब सब्जी बनती है तो तेल में मम्मी सब्जी पका के पानी भी डाल देती है। तो तेल और पानी जो है ना, एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो मिक्स्ड फॉर्म में तुमको दिखते हैं जब तुम उन्हें गर्मी के अंदर पकाते हो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पे भी वही है कि जब हमने शुरुआत में ऑयल और वाटर मिलाया था जब तुमने ऑयल और वाटर मिलाया था, हाँ सुनो, जब तुमने ऑयल और वाटर मिलाया था तो शुरुआत में क्या हुआ था, ऑयल अलग लेयर बना लेगा, पानी अलग लेयर बना लेगा, और जो बेटा आपका जो ओर है ये डाला, ये तो भारी है क्योंकि तो पत्थर पीसा है, तो पिसा हुआ पत्थर तो नीचे बैठेगा, तो भारी चीज नीचे बैठे, समझ आई? तो अब हमने क्या करा, एक बहुत सॉलिड ब्लेड लिया और ये ब्लेड बेटा रोटेट करता है। सो बिजली का ये सिस्टम होता है यहाँ पे, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी दिस स्टार्ट्स टू रोटेट, जैसे मिक्सी के ब्लेड रोटेट करते हैं। और जब ये रोटेट करते हैं बेटा, ये पूरे मिक्सर को घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं बहुत तेजी से, सही है। तो दिस इज रोटेटिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड और यहाँ से हॉट गैसेस जा रही है, तो मिक्सर हो गया बहुत गर्म। तो क्या सोच रही है, मिक्सर हो गया बहुत गर्म, समझ आ गई? अब मिक्सर जब बहुत गर्म हो जाएगा तो यहाँ ऑयल एंड वाटर की अच्छे से मिक्सिंग हो गई। ऑयल जो ऊपर लेयर बनाए बैठा था वो हर कोने कोने तक मिक्स हो गया, क्योंकि हमने इसको एजिटेट करा, हमने इसको घुमाया, जैसे मशीन वॉशिंग मशीन घुमाती कपड़ों। और जब ऐसे घुमाया तो ऑयल कोने कोने तक जाएगा, और जहां जहां पे बेटा ऑयल को क्या मिलेगा, असली प्योर ओर मिलेगा, जिंक सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड या कैल्शियम सल्फाइड, जो भी सल्फाइड इसमें प्रेजेंट है, उस कैल्शियम सल्फाइड को ये पाइन ऑयल चिपका के ले आएगा। क्यों? क्योंकि पाइन ऑयल की प्रॉपर्टी ही यही है कि हाँ, क्योंकि सल्फाइड ओर्स पानी में तो भीगते नहीं है, सल्फाइड और पानी से तो चिपकते नहीं है, लेकिन सल्फाइड ओर्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो पाइन ऑयल से चिपकते हैं। तो वो सल्फाइड ओर, क्योंकि पाइन ऑयल ने शुरुआती में तो ऊपर लेयर बना ली थी, तो अगर पाइन ऑयल ऊपर ही रह जाता और पानी नीचे ही रह जाता तो बेटा जो नीचे और पार्टिकल थे वो तो कभी किसी से भीगते ही नहीं। तो हमने इसके घुमा घुमा के पूरा मिक्सचर जब मिला दिया तो पाइन ऑयल हर कोने कोने तक पहुंच गया। और जब पाइन ऑयल हर कोने कोने तक पहुंच गया तो क्या होगा कि वो जहां 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 तुम्हारा जिंक सल्फाइड ओर है या कैल्शियम सल्फाइड ओर है, वो पाइन ऑयल के साथ बेटा चिपक जाएगा, सिर्फ पाइन ऑयल के साथ, क्योंकि पाइन ऑयल जो है वो झाग बनाता है और वो सल्फाइड ओर को चिपक भी जाता है। समझ आ गई? तो सल्फाइड ओर्स दे विल नॉट स्टिक टू वाटर बट दे विल स्टिक टू पाइन ऑयल। और जो इसकी इम्प्योरिटी थी वो किससे चिपकती है बेटा? पानी से। तो पानी तो नीचे ही था, तो जब हमने इसे घुमाया घुमाया घुमाया, इम्प्योरिटी को कोई लेना देना नहीं है पाइन ऑयल से, वो चिपकेंगे भी नहीं पाइन ऑयल से। तो कौन चिपक गया पाइन ऑयल से बेटा? असली ओर, और असली ओर विच इज योर सल्फाइड ओर। और पाइन ऑयल की एक और प्रॉपर्टी है कि जब उसे घुमाओगे, एजिटेट करोगे, तो वो फ्रॉथ बनाएगा, झाग। तो घुमाते घुमाते वो ओर्स को चिपकाता गया, झाग बनाता गया, और वो झाग भी लाइटर, वो बेटा यहाँ पे सरफेस पे ऊपर की तरफ आके झाग इकट्ठे हो। हॉट एयर का काम है टू अलाउ द मिक्सिंग, टू हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ द मिक्सचर। तो अगर ऑयल एंड पानी को अगर मिक्स नहीं करोगे तो हमें मिक्स करने में आसानी नहीं होगी अगर ठंडा सिचुएशन। वाटर से हटती है, करेक्ट। तो वाटर से हटती है फिर पाइन ऑयल से हटती नहीं है, चिपकती है। हटाएंगे बाद में। तो इतना समझ आया मैंने क्या बोला? तो ये जो ऊपर झाग बने ये किसके बने बताइए जरा? पाइन ऑयल के। और पाइन ऑयल से कौन चिपकता है तुम्हारा? कैल्शियम सल्फाइड। तो क्या तुम्हारे बीकर में जो तुमने पाउडर बनाया था, जितना भी सल्फाइड और था वो चिपक के झागों के साथ ऊपर आ गया? सोच लो, अगर वो चिपक के झागों के साथ ऊपर आ गया तो ऊपर तो पाइन ऑयल के साथ कैल्शियम सल्फाइड चिपक गया, और अंदर कौन रह गया बेटा? अंदर कौन रह गया? अंदर रहेगी इम्प्योरिटी। तो जो मेरे को काम करना था कि इम्प्योरिटी अलग और सल्फाइड और अलग, वो तो कर दिया, नहीं आई बात? अभी अब ये झाग, अच्छा अब इसमें स्टेबलाइजर कौन है? स्टेबलाइजर का काम होता है स्टेबलाइज करना। क्या बात है? स्टेबलाइज का क्या मतलब क्या है? क्या स्टेबलाइज कर रहे हैं मेरे को बताओ? मशीन में सर्फ डाल के चलाया, झाग बना, मशीन बंद कर दो, झाग 10 मिनट रहेगा, 20 मिनट रहेगा, थोड़ी देर बाद झाग बैठ जाएगा। अब तुम ये सोचो कि जो ये मशीन में हम ये घुमा रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, पाइन ऑयल से झाग बना रहे हैं, मान लो लाइट चली, बोले जी मैम जनरेटर भी खराब हो गया, जनरेटर भी नहीं चल रहा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि बेटा झाग जो बना बनाया था वो फिर बैठ जाएगा। झाग तो झाग है, उसका नेचर ये बनेगा, उसको अगर आप एजिटेट करते रहोगे तो झाग बनता रहेगा बनता रहेगा। अगर तुमने एजिटेट करना बंद कर दिया तो झाग नहीं बनेगी। तो ये जो पूरी तुमने प्रोसेस करी, जो तुमने बिजली को की, वो खराब हो जाएगी।
तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे झाग बनता है ना बेटा, तो उसके अंदर ये डालते हैं स्टेबलाइजर। और स्टेबलाइजर क्या करता है, इस झाग को बैठने नहीं देता। फिर जैसे ही झाग बना, और क्योंकि स्टेबलाइजर तुमने मिला दिया, तो झाग बन गया, पर बहुत जल्दी से डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर मान लो कोई ऐसा सिनेरियो बन भी जाता है, तो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है कि तुम बड़े आराम आराम से झाग को निकाल सको, क्योंकि तुमने सारा प्योर और चिपका चिपकू के पाइन ऑयल के साथ झाग की फॉर्म में ऊपर लेकर आया है। समझ आई? So you need sufficient amount of time to skim off this particular froth. तो skim करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। वो टाइम हमें कौन देगा, स्टेबलाइजर। फिर जब ये झाग हम बाहर निकाल देंगे बेटा, तो झाग बाहर निकालते जाते हैं, और झाग जैसे यहाँ से निकलते जाते हैं ऐसे बाहर, तो झाग जो निकलते गए, यहाँ से हम वाटर की मारते। तो जब पानी से धो देंगे तो इम्प्योरिटीज यहाँ पे आपका और गिरता जाएगा और झाग निकलता जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इधर पे एक प्लेट पे हम अपना प्योर सल्फाइड और इकट्ठा। मम्मी समझ नहीं आया बेटा देखिए सीधी बात है, मान ले और झाग में कोई कुछ अटक गए, मान ले कोई कंचे अटक गए, और झाग जा रहे, झागों के साथ कंचे भी जा रहे, इधर से मैं पानी मारूंगी तो झाग उड़ जाएगा, कंचे बह जाएंगे, कंचे भारी है ना। ऐसे ही तेरा जो और है वो पत्थर ही तो था यार, पत्थर को पीस भी देगी तो भी बहुत सारा पत्थर का पाउडर भारी है। तो जब पत्थर का पाउडर झागों में चिपक के चल रहा है, तो तूने इधर से पानी की स्ट्रीम मारी तो झाग हल्का सा उड़ गया, और जो पत्थर था वो नीचे बैठता गया। तो तुम्हारे पास सारा प्योर और तो यही मिल गया। फिर उसको सुखा लो, क्योंकि ये तो पानी से तो बहुत जल्दी भीगता ही नहीं है, और जब भीगता नहीं है तो तुम्हारे को क्या मिल गया, तुम्हारा प्योर सल्फाइड हो। तुम्हारा फिर वो इम्प्योरिटीज का क्या हुआ, क्या करना है तुम्हें उस इम्प्योरिटी का, वो पानी में रह गया, क्योंकि पाइन ऑयल जितना तूने मिलाया था वो तो झाग बना के ऊपर आ गया। अच्छा मैं सिर्फ झाग को ही लिया है, झाग को ही, हाँ। सिर्फ सल्फाइड, किसी भी टाइप का सल्फाइड हो, किसी भी मेटल का सल्फाइड, whether it is zinc sulfide, whether it is calcium sulfide, whether it is, guys don't click the pens, right? तो बेसिकली कोई भी टाइप का सल्फाइड, whether it is copper sulfide, कोई भी सल्फाइड उनके साथ पाइन ऑयल चिपक जाए। तो ये प्रॉपर्टी हमने किसकी देखी बेटा, सल्फाइड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्टेबलाइजर झाग बनेगा, पर तूने मान ली स्टेबलाइजर नहीं डाला ना बेटा, तो झाग बना लिक्विड। हाँ कोई लिक्विड, कोई केमिकल समझ ले तू, अब वो तू 12th में पढ़ेगी तो तेरे को समझ आएगा, वहां पे 10-15 नाम होते हैं स्टेबलाइजर्स के, वो याद देखो अभी नहीं करनी। अभी जानना ये जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं। मैं अगर आती और तुमको बोलती बेटा प्योर करेंगे, मेरे को सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाना था, 5 मिनट का टॉपिक खत्म कर देती, पर तुम्हें समझ आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम जमीन में से पत्थर खोद के उसमें से मेटल निकाल रहे हैं। पर बात ये है कि मेटल मुझे ऐसे ही पड़ा नहीं मिल जाता, मेटल मेटल मुझे क्या मिलता है, किसी नॉन मेटल से जुड़ा हुआ मिलता है। और अगर वो मेटल किसी नॉन मेटल से जुड़ा हुआ मिलेगा, तो मुझे पहले वो कंपाउंड प्योर में निकालना है फॉर्म में, फिर उस कंपाउंड से मेटल अलग करना है और नॉन मेटल अलग करना है। तो अभी जो हम किस स्टेज पे पहुंचे, गड्ढा खोद के बड़ा पत्थर निकाला, उस पत्थर में जिंक ढूंढने निकले थे, जिंक सल्फाइड मिला है, और जिंक सल्फाइड के साथ और भी तमाम चीजें मिली हैं। हमें वो तमाम गैंग एक्सटर्नल इंटरनल सब हटाना है। एक्सटर्नल तो धो के हटा दिया, इंटरनल हटाने के लिए पहले उसे पीस दिया, ठीक है, उसको पीस दिया, समझ गई। अब उसको पीसने के बाद जो उसमें पिसा पिसा है इम्प्योरिटी है, फिर ये चेक करा कि अंदर का जो हम ढूंढने निकले थे और वो कार्बोनेट ऑक्साइड है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग। अगर सल्फाइड और मिल गया तो हम क्रॉस फ्लोटेशन कर पाएंगे। उसको तो फाइनल होल्ड करते हैं, फिर झाग बैठ जाएगी। नहीं समझ क्या बोला, झाग के साथ कितनी बैठ जाएगी। हाँ झाग बैठ गया तो फिर मिल गया अंदर, फिर से घुमाओ, फिर बिजली फूको। पर क्रॉस को भी होल्ड कर लीजिए उसको। स्टेबलाइजर नहीं, स्टेबलाइजर जो हम डाल रहे हैं ना, वो उस झाग में मिक्स है। हाँ ऑब्वियसली, जब यार मेरी बात, स्टेबलाइजर घुलता ही पाइन ऑयल में, तो स्टेबलाइजर झाग जिसके बनेंगे उसी को तो स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइजर इज स्टेबलाइजिंग द फ्रॉथ, it is not allowing the froth to dissolve back into the solution once it has formed. समझ आई इंग्लिश? इंग्लिश आ गया ना, तो फिर वो ऊपर कैसे हो जाए फ्रॉथ। अरे झाग तो हल्का होगा तो ऊपर जाएगा ना, और झाग के साथ तेरा सल्फाइड और भी चिपक के आ गया।
और झाग बनता गया, निकलता गया, यहाँ से पानी की मैम वो stream झाग आ- पाइनॉल तो ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, सो ma'am. दैट इज द क्रॉस रोटेशन प्रोसेस। बनना क्लियर हो गया? Yes. सोच लो, राइट? अच्छा, अब लिखो मैग्नेटिक सेपरेशन। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, वो बिल्कुल। थोड़ा झाग है, वो थोड़ा तो मतलब पानी के ऊपर ही है ना वो? बिल्कुल और फिर वो जो पाइप है जहाँ से वो वाटर स्ट्रीम आ रहा है करेक्ट। है ना, वो जब झाग को उधर अपनी तरफ खींचेगा हाँ। तो पानी भी तो थोड़ा जाएगा ही ना? बेटा टनल सा होता है, उस टनल में से झाग जा रहा है, इधर से तूने पानी मारा तो छोटे छोटे छेद होते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं छोटे छोटे छेद होते हैं। अब छोटे छोटे छेद होंगे तो होगा क्या कि झाग जाता जा रहा है, भारी चीजें नीचे गिरती जा रही है, झाग निकलता जा रहा है। नॉर्मल है यार, जैसे कपड़े धोते हैं यार, कभी कपड़े धो के देखा तुमने? आज जाके के कपड़े मेरे घर में बहुत सारे लेकर अब देखो देखो बहुत एक्सपीरियंस, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ना, देखो देख शुरू हुई है लाइफ। पॉइंट पॉइंट मारो 6:35 कल तो मुझे लास्ट बेंच पे बैठना तो लास्ट में मतलब स्कूल में लास्ट मैंने वो आई पैक अपने में जगा दी, मेरे अब इतने दूर रखे हुए क्यों आती है? उसके लिए तो देख के आती हूँ मैं, कैसे ना वो आई पैक भी हो रहा है और बना के ऐसे टाइप समझ आ गई नहीं आ गई? अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है बेटा, मानो देखो समझ आ गया? मैम एक बात को मैम झूठ बोल रही है। नेक्स्ट लिखो, अभी लिखो। क्या बोल रही है? मैम अभी नहीं हंस रही, तो मैंने बोला हंस रही तो बोल रही थी मैम की शक्ल मेरी शक्ल देखिए। ठीक है यार, ठीक है। देखो शक्ल आपको ये ऐसी सोचनी थी आपकी वजह से कोई खुशी नहीं है। मैं actually सोच रही मैं भी ये थी। सोच रही हूँ। अब आपकी शक्ल नहीं इतनी क्यूट। Oh my God, अरे। आजकल के कलयुग में ये शक्ल देखने को आजकल के कलयुग में मतलब चल तू कहानियां लिखा कर, चलो चलो आगे चल रही बडिंग ऑथर आ जाओ। तो बेसिकली नेक्स्ट इज ये तो मैं पहले भी कर रही थी ना 15 क्लास में। हाँ जी, ये मैग्नेटिक सेपरेशन तो हाँ। हमने पहले भी करा। पर ये थोड़ी सी अलग है। मैग्नेट लेंगे और उसके क्लास में कर लेंगे। हाँ ये थोड़ी सी अलग है। नेक्स्ट इज हाँ, ये कहाँ पढ़ी तुमने? मैंने पढ़ाई नहीं मैम हमें तो नहीं पढ़ाई। मेटलर्जी पढ़ाई है मैम ने? पढ़ाई इतना कुछ भी नहीं पढ़ाया था। तुझे क्यों आपने? कब? मैम ये क्लास में ही रहते हैं, बंद मारते हैं। मैम मैम ने पढ़ाया है, पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया। ये सब डिटेल में नहीं पढ़ा, बस ये बताया मैग्नेट लो जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट हो है। रहा है, तो फिर उसको हम कॉर्डिनेट के फॉर्म में ऐसे डाल के, हाँ। जो स्टेप होता है वो घूमते रहता है नीचे मैग्नेट, करेक्ट उसके बाद जो हाँ। हाइट हो रहा है वो उधर चले जाता है और बिल्कुल। बाकी सब नीचे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये मैम ने पढ़ाया तो मैं कहाँ दिस इज वन कॉम्पोनेंट। और उसके अलावा यही पढ़ा पढ़ाया। पढ़ा ठीक है। मैम मैं सिविल में नाम पे नहीं पढ़ा। चलो मैम, ठीक है, मैं- अरे ठीक है चलो। कब पढ़ाया मैम? तो ये हमारे पास कौन है? बाई यार मेरी बात सुन लो। यस मैम। एससीपीओ एनटीएससी के फॉर्म मुझे कर देगा, भर दिए? नहीं मैम हम आज पढ़ सकते हैं आज जाके। क्या डेट है लास्ट, मुझे पता नहीं, मैं इससे पूछूं क्या मैम बस है? ये है ना फिलहाल एनटीएस क्यों पढ़ना है? हम सबका पढ़ना जरूरी नहीं है। नहीं हमारे पास ज्यादा पैसे, हम बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हम थोड़े गरीब लोग हैं तो घर वाले को मैम कोई आदमी गरीब नहीं होता। तो औरतें गरीब होती है, आदमी गरीब नहीं होता। मैम इसमें तो रजिस्ट्रेशन मतलब डेट नहीं रखी। मैम कोई इंसान नहीं होता। ये सब गरीब। हाँ तो मैं देख के बता दूंगी, मैं तो बोलूंगी भर दो। ठीक है मैं सारे के सारे भर दो, कोई मैम हमारा टेस्ट लिया था बहुत इजी। क्यों ये? इजी स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है? मैम अभी भी हो रहा है रजिस्टर। इजी क्यों? एमसीक्यू मैम आपके यहाँ पे मुझे मुझे खाए मैम सुन रहे हैं। मैम ये स्कूल में 25 अक्टूबर 2020 एक बार लास्ट यस मैम। हाँ बादल है। अब मेरी बात सुनो गाइस, इट इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट। इसका फायदा तुमको नहीं होगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। वंस यू क्रॉस 10th ग्रेड, अगर आपका एनटीएससी क्लियर होता है गाइस, आप लोगों को 11 12 जो आपकी स्कूल की फीस जाती है ना, उसमें नियरली बता रही हूं 50-60% रिबेट मिलता है। तो तुम लोग पागल हो अगर तुम एनटीएससी का एग्जाम नहीं हो।
समझ रहे हो? एंड नॉट जस्ट 11th and 12th, आपको हर साल अपना वो फॉर्म रिन्यू कराना पड़ता है एंड एवरी ईयर यू कैन गेट द स्कूल फी रिबेट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। सो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। तो मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को भरना चाहिए, ठीक है? तुम लोग यहाँ पे पूरा पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, साइंस पूरा पढ़ रहे हो, जो लोग एसएसटी पढ़ रहे हो वो एसएसटी भी डिटेल में पढ़ रहे हो। सो देयर इज नो पॉइंट कि तुम्हारा एसएसटी मिस हो जाए, देयर इज नो पॉइंट कि तुम्हारा साइंस मिस हो जाए। उसमें एसएसटी आता है, मैथ्स आता है, हिंदी एसएसटी आता है, मैथ्स आता है और साइंस आता है, ठीक है? और जितना भी साइंस का एक्स्ट्रा पार्ट है बेटा, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी बिफोर द एग्जाम, मैं कंप्लीट करा के दूंगी आप लोगों को, वो तो मैंने पहले ही बोला था। तो आपको मैं ये बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज अपने फॉर्म भर दो। कितना स्कोर करना होता है? वो दे देंगे उसके अंदर जितना भी रिक्वायरमेंट है, आपको 1% कट ऑफ क्लियर करना है, 1%। हाँ, और उसके अंदर ना नोबडी इज आस्किंग यू कि आपको मतलब सबको टॉप करना होता है, टॉप नहीं करना होता। इट इज जस्ट अ क्लियरेंस थिंग कि उनका एक पर्टिकुलर कट ऑफ है, अगर आपको क्लियर कर दे तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं, ये एनसीईआरटी सीबीएसई की साइट पे बेटा स्कॉलरशिप आती है। सो दिस इज कॉल्ड नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। इफ यू आर नॉट अवेयर, इट इज अ स्कॉलरशिप एवरी ईयर एंड दिस विल कंटिन्यू टिल योर कॉलेज तक का। ये क्यों करा जाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि खास तौर से ये बच्चों के लिए इसलिए किया गया क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि एक बच्चा अगर घर में 4 बच्चे पैदा हो गए तो भाई क्या करेंगे, इनको खिलाना पड़ेगा, इनकी फीस कौन भरेगा, इनकी फीस कौन भरेगा? तो गवर्नमेंट गिव्स द किड्स सच एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप एग्जाम क्लियर करके और अपनी फीस में रिबेट दे सो दैट यू हैव अ चांस टू एडुकेट योरसेल्फ। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव दिस एग्जाम टू ऑल। तो आप लोग प्लीज इसको भर दो, ठीक है? आज मैं आप लोग को सारी डिटेल्स की भेजूंगी एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग पूरी तैयारी करेंगे साइंस, ठीक है? एक बार बैठने में कुछ नहीं होता, दिस हैपेंस एवरी ईयर। तो आप एनटीएससी 11th में भी भर सकते हो, आप एनटीएससी 12th में भर सकते हो, आप एनटीएससी 9th से लेके कभी भी भर सकते मैं बोर्ड हो। चलो सेम ही मैम ऑनलाइन या ऑनलाइन में बताना तुम्हारे मन में है तो करो, ठीक है? ऑफलाइन या ऑनलाइन? क्या ऑनलाइन दोनों? क्या मतलब पेपर तो ऑनलाइन ही होगा जाके सेंटर पे। अच्छा, आप सुनो मेरी बात, हम आगे जाके भरते आज भरना सुनो। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, अंडरस्टैंड, दीज आर टू रोलर्स गाइस, दीज आर टू रोलर्स। इसमें क्या होता है बेटा, इस तरह से फनल होता है और इस फनल से हम क्या करते हैं, इस फनल से हम ये पाउडर्ड ओर डालते हैं। तो ये क्या है बेटा, पाउडर्ड। मैम वो नीचे क्या बना आपने? इम्प्योर। सुनो समझ आई? और यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक रोलर नॉन मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है? और एक रोलर होता है बेटा आपका मैग्नेटिक, एक रोलर होता है आपका मैग्नेटिक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जब यहाँ से बेटा पाउडर और गिरा, अब लेकिन हम यहाँ पे और की किस प्रकार की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल ये बात का कर रहे हैं कि भाई एक मान लो या तो तुम्हारा और मैग्नेटिक हो गया, तो आपकी इम्प्योरिटी में क्या डिफरेंस है? क्या आपका इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो गया? क्या मेरी बात समझ आ रही? और अगर आपका और नॉन मैग्नेटिक हो गया तो हो सकता है जी आपकी इम्प्योरिटी। हाँ जी, कोई एक चीज या तो और या इम्प्योरिटी बेटा मैग्नेटिक होगी। तो हम इस प्रॉपर्टी डिफरेंस का इस्तेमाल करके हमारे ओर्स और इम्प्योरिटी को डिफरेंस को सेपरेट। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए वो तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा ना, जैसे फिर भी रिस्पांसिबल कि ये और मैग्नेटिक है। आयरन का अगर वो होगा, जनरली जो ग्रे सॉलिड होते हैं, ग्रे पत्थर, दे जनरली टेंड टू कंटेन आयरन, ठीक है? तो उसके हिसाब से फिर मैं वही बात बोलूंगी कि हम लोग सिर्फ पढ़ा रहे, लेकिन जो लोग इसको रियल लाइफ में डेली लाइफ में पत्थर निकाल रहे हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, समझ रहे? तो जो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करते हैं उनको यही सब सिखाया जाता है कि कैसे पत्थर को आइडेंटिफाई करें, यही उनकी स्टडी होती है। इस टेम्परेचर देख के, उसकी हार्डनेस देख के, कलर देख के, बहुत डिटेल स्टडी, समझ आई? तो आपने क्या करना है बेटा, ये और गिराना है जो आपका इम्प्योर और है, जिसमें मेटल भी है और इम्प्योरिटी भी है, सही बात है? यहाँ पे बेटा एक रोलर होता है, और जैसे आपका जो एयरपोर्ट पे जाते हो तो बैग्स रख देते हो, तो उधर से बैग सिक्योरिटी चेक से निकल के मेट्रो स्टेशन एग्जाम्पल ले लो, तो वहां पे आपके बैग्स जाते सिक्योरिटी चेक से और निकल के बाहर आ जाते हैं। ऐसी सी बेटा एक लेदर की शीट होती है और वो ऐसे 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 घूमती है, समझ आ गई? तो इसी तरह से आप समझ लो कि ये जो लेदर की शीट है, ये जो लेदर की शीट है ये आपकी घूम रही है। तो आप मुझे बताओ, जब आप किसी मैग्नेट को किसी कवर कर देते हो कपड़े से या किसी भी चीज से, तो क्या होता है एग्जैक्टली? जस्ट टेल मी कि क्या वो लेदर की जो शीट है उससे उसका मैग्नेटिज्म रुक जाता है?
नहीं, थोड़ा सा कम हो जाता है, पर मैग्नेटिज्म का इफेक्ट रहता है। तो अगर एक मैग्नेट को आपने कपड़े से ढक दिया तो भी उसकी फील्ड स्ट्रांग है और वो बाहर आ रही है। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैग्नेट। तो अगर आपने पतली सी कन्वेयर बेल्ट लगा भी दी लेयर की तो भी क्या होने वाला है बच्चे आपका? तो मुझे बताओ कि यहाँ पर इसका मैग्नेटिज्म इस एरिया में तो है, और ये प्लेट बहुत तेज घूमती है। इसकी वैल्यू होती है समवेयर अराउंड 1100 आरपीएम। आरपीएम मतलब पर मिनट 1100 रोटेशन देती है बेटा, ये पर मिनट 1100 रोटेशन, तो बहुत स्पीडली घूमती है। और उसके कारण क्या होता है कि जो ओर है वो चिपका 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 आया, चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, पर इसमें दोनों है, मेटल ओर भी है और इम्प्योरिटी भी है। अब ये जब यहाँ पर आएगा तो देखो, क्योंकि मैग्नेटिक है तो इतने पोर्शन पे मैग्नेट का असर है, और जब इतने पोर्शन पे मैग्नेट का असर है बेटा तो ये मैग्नेट इससे चिपक जाएगा। समझ आ रही? तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो तो चिपक के नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ बेल्ट यहाँ तक मैग्नेटिक थी, तो यहाँ तक चिपकाया, यहाँ गिर गया, क्योंकि यहाँ के बाद तो मैग्नेट का असर ही नहीं। लेकिन जब ये ऐसे जा रहा था ऐसे, तो जो इससे चिपक गया वो तो चिपके चिपके आ गया, जो इससे नहीं चिपका वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करके दूर आ गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये नॉन मैग्नेटिक फ्लाई ऑफ हो गया, और ये वाला कंपोनेंट इसके पास में ही गिर गया। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो होता है ये भी ओर की सफाई करने के लिए ही होता है। और ये क्या करता है बेटा, ये जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है, जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है उस नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट को दूर कर देता है, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसका असर यहाँ पर ले आता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। समझ आ गई? सो टू रोलर्स रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ समवेयर अराउंड 1100 आरपीएम rotations per minute, and which is why the solid, the metallic component or the magnetic component will fall nearby and the non-magnetic component will fall far off. हमें अपने लेदर शीट की क्या जरूरत है? इजीली मूव कर जाता है ना, उसका जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम होता है, हीट कम होता है। हाँ, मुझे समझ नहीं आया वो तो कैसे अगर कोई चीज ऐसे जा रही हो रही फटाफट घूम रही है, और अगर कोई चीज पे नहीं चिपकी तो ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी। तो ये नौ जो चिपके नहीं वो यहाँ चलेगी, चिपक गई होगी नीचे कैसे गई वो तो साइड में जाती है। हाँ तो साइड में जाती है ना, ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाके, क्योंकि यहाँ मैग्नेट का असर खत्म हो गया, और क्योंकि मैग्नेट यहाँ तक है टेंजेंशियली तो ये यहाँ तक भी जाएगी। तो मतलब दिस इज कि यहाँ पे जो कुछ भी इकट्ठा हुआ वो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और दूर में जो भी इकट्ठा हुआ वो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो इस तरीके से आप मेटल्स की सफाई, मेटल ओर की सफाई कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? सोच लो। सो हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ ओर बेटा? हाइड्रोलिक वॉशिंग, समझ आ गई? नाउ व्हाट यू हैव देन आफ्टर हाइड्रोलिक वॉशिंग यू वुड हैव क्रॉस रोटेशन, और थर्ड वुड बी मैग्नेटिक। हाँ, तो आपने क्या करा पता है? आपने ये पत्थर निकाला था बाहर से, एक्सटर्नल गैस वॉशिंग से हटा दिया था। इसके अंदर ये जो पत्थर था ये जिंक सल्फाइड था प्योर, इसके अंदर ये भी चीजें आ गई अननेसेसरी, ये हमने पीसी, जब पीसी तो ये और ये मिक्स हो गए, तो इम्प्योरिटी और प्योरिटी मिक्स हो गए। फिर हमने किसी एक मेथड से बेटा इस वाले हिस्से को बाहर कर दिया और इसको हटा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तो नाउ वी हैव जिंक सल्फाइड का टुकड़ा व्हिच इज टोटली प्योर। Do you understand? And that zinc sulfide is extremely pure, which is going to further enhance the process of extracting out the metals. Do you understand my point, right? तो इस तरीके से हम ये करते हैं। तीन मेथड समझ आ गए हमने क्या किया। अब मेरे पास बेटा ये प्योर फॉर्म में आ गया। अब मेरे को जिंक सल्फाइड मिल गया बिल्कुल प्योर, जिसमें अंदर और कुछ चीजें नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। अभी हम थोड़ा इसको और घिसेंगे, इसमें से और जो हमें लग रहा है छोटी मोटी चीजें और इसके अंदर अननेसेसरी की हैं वो निकालेंगे। उसके बाद हम इसका अंदर से मेटल निकालेंगे। क्या समझ आ गई? तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? डिगिंग। सेकंड स्टेप बोलो वॉशिंग। थर्ड स्टेप ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन। उसके बाद चौथा स्टेप बेनिफिकेशन। बेनिफिकेशन में आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ ओर, इफ इट इज अ कार्बोनेट या ऑक्साइड ओर, हाइड्रोलिक वॉशिंग, if it is a sulfide ore, froth flotation, if it is a magnetic ore, magnetic separation. समझ आ गई? थर्ड स्टेप में क्या हो गया? once you have this pure ore, then we do the preliminary treatment. What is that? कार्बोनेट और ऑक्साइड। समझ आ गया?
और इसमें मैम डिगिंग और मैग्नेटिक कार्बोनेट ऑक्साइड में क्या करते हैं? हाइड्रोलिक। मैं इसमें मैग्नेटिक देखो डिगिंग के बाद रिमूव एक्सटर्नल गैंग, रिमूव एक्सटर्नल गैंग बाय वॉशिंग। उसके बाद क्या करेंगे बताओ? देन पल्वराइज मतलब ग्राइंडिंग। आफ्टर ग्राइंडिंग व्हाट यू डू? यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ओर and identify the type of ore, और उसके हिसाब से you decide what? बोलो, उसके हिसाब से आप क्या डिसाइड करते हैं? You identify the type of ore. After that what you do? You purify. You purify. You purify. When you purify it, what do you get, beta? When you purify it, so you purify it with several methods. If you identify that it is an oxide ore or carbonate ore, you follow hydraulic washing. You follow hydraulic washing. If it is sulfide ore, you have cross flotation. And if it is a magnetic ore, so you have magnetic separation. क्या मेरी बात समझ आ गई? फंडा समझ आ गया, right? Next we have, ये मैं रब करूँ बेटा, ठीक है ना? अब हमने ओर की सफाई कर ली। अब आता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है कि मेन काम से पहले, स्टार्टर बेसिकली मेन कोर्स से पहले जो तुम स्टार्टर खाते हो वो तुम्हारा प्रीलिमिनरी मील होता है। समझ आ रहे हो? कि मतलब अभी तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है तो ज्यादा खाना कोई इंसान ना खाए, इससे पहले उसको स्टार्टर खिलाओ तो खाना बच जाए, है ना? ये है बेसिक पर्पस। क्योंकि होटल की थाली तो 5 स्टार की बड़ी महंगी मिलती है, तो पहले स्टार्टर खिला के फिर थाली कम इस्तेमाल हो जाएगी। हम पार्टिफिकेशन में भी ऐसा ही करते हैं, आपके साथ ना बहुत सारे मौके भाई साहब 1 घंटे तक वो स्टार्टर ही खिलाएगा तुमको, ठीक है? अच्छा फर्स्ट टाइम मैं गई ना बारबेक्यू में, मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, ठीक है? ऑफिस से गए हम सीधा, मैं तो सीधा मेन कोर्स पे टूट के बैठी खाना। तो मेरा बॉस बोला तो स्टार्टर नहीं यार, मेरे को भूख लग रही है, स्टार्टर का पेट कहाँ भरेगा? पर फर्स्ट टाइम तो मैं लिटरली जा रही हूँ, मैंने स्टार्टर वाटर देखा ही नहीं था। स्टार्टर तो मैंने एंड में खाया उसके साथ फिर उसके बाद जो जाते हैं तो देन हम स्टार्टर खाते हैं, बट उससे मुझे भूख लगी थी। एनीवे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या? ठीक है यार, भूख नहीं लग सकती इंसान पे यार। मैं तो 5 मिनट पहले कह रही थी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ठीक है जब पूरा हम माइनस आते हैं तो खाने को मिलते हैं। आराम पे इतनी बनाते हैं। पिज्जा पसंद है भाई एक काम करो, आज पराठा पसंद है? नहीं, मुझे पसंद है बहुत। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे सब्जी पसंद है। अच्छा लगते हैं। पागल है। मुझे इसलिए मैं आता है। मैंने जो मैं बोल रही थी लौकी प्रेग्नेंट करेगा देखना समझ गई ये तो ये भी पूछने की बात नहीं आता। एक बार मैं तो 6 से रिलेशनशिप में मैंने बोला मैग्नेटिक मैं थोड़ी बोली हल्का मेरे को पसंद नहीं है, बस मुझे खाना पड़ता है। को पिज्जा नहीं, जब भी आपको पनीर पसंद है मेरे तरफ से बनाइए। हाँ मुझे भी पसंद नहीं बराबर कर लो। आज प्रीलिमिनरी ना हमें पेस्ट्री से कुछ खिला दो। बनी थोड़ी रखी होती है, बनवा दूंगी मैं, चिंता मत करो। ठीक है सुनो, अब प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या होता है देखो, तो हमारे पास बेटा ज्यादातर, ठीक है, तुम ढूंढने चलोगे मेटल, मिलेगा तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट। तुम ढूंढने चलोगे कैल्शियम, मिलेगा तुम्हें कैल्शियम सल्फाइड। तुम ढूंढने चलोगे जिंक, मिलेगा तुम्हें जिंक कार्बोनेट। कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, कंबाइंड फॉर्म में सब मिलता है। समझ आई? निकालना जिंक है। हाँ, अब इजी होता है बेटा हर चीज, जिंक को निकालना आसान है, मुझे जिंक ऑक्साइड से निकालना। समझ आ गई?
कैल्शियम को निकालना आसान है मुझे कैल्शियम ऑक्साइड से। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि किससे आसानी ज्यादा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम निकालना आसान है देन कैल्शियम सल्फाइड से कैल्शियम को निकाल। समझ आए? तो हमें क्या चाहिए कि यार इतना तुम यहाँ पे पैसा खर्चोगे, थोड़ा सा पैसा लगा के अगर तुमने इसको ऑक्साइड में बदल दिया जो गुट्टू को, उसके बाद मतलब बहुत इजीली बहुत चीपली ये मेटल निकल जाता है। तो साइंटिस्ट या जो भी जो मेटलर्जी के अंदर डील करते हैं इंजीनियर्स, वो क्या करते हैं, वो हर ऑक्साइड हर ओर को कोशिश करते हैं कि वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर। समझ आएगी? तो लिखो इस बात को, इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट it is easy to extract metal. It is easy to extract the metal from the metal oxide ore. It is easy to extract the metal from the metal oxide ore. तो जैसे कैल्शियम को किससे निकालना आसान है? कैल्शियम ऑक्साइड से। जिंक को किससे निकालना आसान है? जिंक ऑक्साइड से। सल्फर, समझ लो, कोई भी मेटल का नाम तो बोलो। लिथियम तुम्हें अर्थ के नीचे Li2CO3 में मिलेगा, पर निकालना आसान है। समझ आई? तो लिखो, फिर से लिखो, बट मेजॉरिटी ऑफ द ores that we get, under the earth are either metal carbonates or metal sulfide. So majority of the ores that we get from under the earth are either metal carbonates और मेटल सल्फाइड्स। समझ आ गई? तो जो हम अर्थ से निकाल रहे हैं या तो वो मेटल कार्बोनेट है या वो सल्फाइड है। सो वी नीड टू कन्वर्ट देम। देखो, सो वी नीड टू कन्वर्ट दीज कार्बोनेट्स, सो वी नीड टू कन्वर्ट these carbonates to oxide. We need to convert these carbonates and sulfides to oxides. We need to convert these carbonates and sulfides to oxides. समझ आ गई? तो हमें कार्बोनेट को कार्बोनेट नहीं रखना, उसमें से मेटल निकालने से पहले उसे ऑक्साइड में बदल दो। अगर तुमने उसे ऑक्साइड में बदल दिया, so then extracting the metal is going to be very very cheap process. मतलब वो ऐसे हो जाती है कि आप समझ लो कि जो कोयला आता है ना, वो कोयला आता है 10 रुपए किलो, तो तुम्हारा नहीं, लिटरली 8-10 रुपए किलो से ऊपर नहीं आता। तुमने घर के बाहर ही प्रेस वाली आंटी देखी प्रेस करती है, तो ये 4-5-10 रुपए किलो तक का कोयला लाती है एक ही बारी में। बहुत 1 किलो कोयला हफ्ते 2-2 हफ्ते चल जाता है। तो बिकॉज कोयला हल्का होता है पर अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। तो आपने अगर दिन में सुबह के समय थोड़ा सा कोयला 100-200 ग्राम गर्म करके अपनी प्रेस में डाल दिया, तो वो आपके ऑलमोस्ट सारे दिन के कपड़े प्रेस कर सकते हैं, इतनी एनर्जी देता है। तो 1 किलो कोयला उनका हफ्ता 1.5 हफ्ता आराम से चल जाता है। समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि कोयला इज वन ऑफ द गुड मेथड। आगे चल के हम देखेंगे कि कोल का इस्तेमाल करके हम इनसे मेटल निकालते हैं। तो आप ये देखो कि ये बड़ा सस्ता आता है कोयला। तो अगर आपने ऑक्साइड बना लिया तो 90% मेटल्स को आप कोयला या कोक की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड सीखेंगे आगे, ठीक है? एंड विच इज अ वेरी चीपर प्रोसेस। तो हम कहते हैं कि जी आप लाखों करोड़ रुपए इसमें भरोगे, उससे बेटर है कि आप थोड़े से लाख रुपए भर के इसमें कन्वर्ट कर लो, then it is a very cheap process because we have to take into account the monetary part also, right? तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होती है बेटा। एक प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन, हाँ जी, एक प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन और एक प्रोसेस होती है बेटा रोस्टिंग, ठीक है? इनमें डिफरेंसेस भी होते हैं इन दोनों प्रोसेस में, और इनमें सिमिलैरिटी भी होती है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये रहता है, लिखते जाओ, इट कन्वर्ट्स carbonate ores to oxide ore, and it converts sulfide ores to oxide ore. समझ आया? पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है रोस्टिंग का? इट कन्वर्ट्स carbonate ore to oxide ore,
and roasting converts sulfide ores to oxide ore. Second point of difference क्या होता है? It takes place in the absence or absence of air और less amount of air. मतलब बहुत कम या no air, या तो बिल्कुल भी हवा नहीं या less amount of oxygen. And it takes place in excess of oxygen. ये इनके डिफरेंसेस है, समझ आ गई? तो ये अच्छा, इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग कैल्सिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड. और यहाँ क्या होता है बेटा? यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रोस्टिंग और कैल्सिनेशन डिफरेंस क्या है, तो दीज आर स्टैंडर्ड 3 डिफरेंसेस बेटा. फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस एंड थर्ड डिफरेंस. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राइट? तो ये कैल्सिनेशन, दिस इज रोस्टिंग. समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है. देन व्हाट डू वी हैव? देयर आर आल्सो सिमिलैरिटीज. between them. First point of similarity is both of them render the ore drier. Secondly, both processes take place in reverberatory furnace. वैसे सल्फाइड का तो खुद ही उसका है वो प्रोसेस, तो फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल निकालना हमारे लिए बहुत आसान है. हम ऑलमोस्ट लगा लो, बहुत ज्यादा नहीं तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के अंदर एक्सट्रैक्शन हो जाती है. लेकिन जो बीच की प्रोसेस है ना, डिगिंग, लाइसेंस लेना, डिगिंग करना, सफाई करना, वो महंगी प्रोसेस है. मैम आपने और के बाद ड्रायर हम बिन सारे वर्ड्स का मतलब प्लेस के बाद reverberatory furnace. They take place in reverberatory furnace. समझ आ गई? Both the processes takes place in reverberatory furnace. Both the processes takes place in reverberatory furnace. समझ आ गई? और लिखो, both of them क्या करते हैं बेटा? Both of them remove the volatile impurities which are present in क्या मेरी बात समझ आ गई? So both of them remove the volatile impurities which are present in ore, like phosphorus, carbon, sulfur. Both of them remove ये, both of them render का मतलब होता है जैसे किसी को खराब करके छोड़ देना. रेंडर मीन्स छोड़ देना. ठीक है? तो बोथ ऑफ देम रेंडर दी ore ड्रायर. ठीक है? रेंडर की तरह तुम लिख लो, बहुत ज्यादा भारी हो गया तुम्हारे लिए. बोथ ऑफ देम मेक द ore ड्रायर. सही आ गई? दूसरा लिख लो, बोथ द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन reverberatory furnace. Both of them remove the volatile impurities which are present in phosphorus, etc. ठीक है? और reverberatory furnace होता है बेटा भट्टी. कभी ईंट बनती है जहां वो भट्टी सुनी है तुमने, है ना? ऐसे ही, हाँ, तो ऐसी ही भट्टी होती है, बट इस टाइप की दिस इज अ स्पेशली मेड भट्टी. ठीक है? ये आपको IIT JEE के दिल्ली कैंपस में देखने को मिलेगी. IIT के 8 या 10 कैंपस में बेटा सिर्फ IIT दिल्ली में रेवोबरेटरी फर्नेस देखने को मिलेगा आपको. ठीक है? वहां पे क्योंकि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग बेस्ट होती है इस वजह से, तो वहां पे दे हैव दिस रेवोबरेटरी फर्नेस. तो YouTube पे डालना IIT JEE दिल्ली कैंपस रेवोबरेटरी फर्नेस, तुमको समझ में आ जाएगा कैसा होता है. समझ आ गई? फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर है. ठीक है? अभी सिर्फ लिख लो, समझाऊंगी कल. इक्वेशंस डेफिनेटली आएंगी.
कल की क्लास कल क्या है मैम? फ्राइडे। सैटरडे को अपने 2 घंटे क्लास होगी। सैटरडे को स्कूल है क्या? स्कूल है क्या? 12 बजे है? पर छुट्टी है क्या? तो मैं सुबह अगर 7 से 9 की क्लास रखूँ तो तुमको गैप मिल जाएगा। अरे पीटीएम में तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम सब घर वालों को नंबर भी नहीं पता चलते बेटा तुम्हारे।